हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बखैर होंगे। तो चलिए साथियों, चलते हैं आज देखते हैं क्लास 11th का चैप्टर 4 को, कि चैप्टर 4 में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और कैसे कैसे सवालात इसमें दर्ज किए जा सकते हैं और कैसे कैसे सवालात इसमें ऐड हो सकेंगे। तो दोस्तों, आप लास्ट तक बने रहें, बहुत ही मुफीद वीडियो होने वाली है और ये चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ते आ रहे हैं। अगर हमसे किसी एक भी चैप्टर छूट गया तो हमारी ये तैयारी नामुकम्मल रहेगी दोस्तों। तो हम यही उम्मीद करते हैं कि आप सब चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ते रहें और अपनी तैयारियों को बखूबी तरीके से मजबूत करते रहें और अपने एग्ज़ाम को बआसानी क्रैक कर सकें, अच्छे नंबरात से कामयाब हो सकें। तो चलिए दोस्तों, लास्ट तक बने रहें और जल्द से जल्द इस चैप्टर को अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दें, ताकि जो लोग क्लास 11th में हैं, एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे हुए हैं, तो बखूबी तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी कर लें ताकि एग्ज़ाम में अच्छे नंबरात से कामयाब हो सकें। तो चलिए साथियों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा उन नाज़रीन से जो नाज़रीन अब तक सब्सक्राइब ना किए हों, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए साथियों, सवाल नंबर एक में पूछा गया कि शामिल निसाब में अशफाकुल्लाह खां के वालिद का नाम क्या था, मुंतखब करें। शामिल निसाब में जो अशफाकुल्लाह खां के वालिद जो थे उनका नाम क्या था। ऑप्शन ए इस्माइल खां, ऑप्शन बी अब्दुल्ला खां, ऑप्शन सी शफीकुल्लाह खां, ऑप्शन डी रफ़ीकुल्लाह खां। तो दोस्तों, सवाल नंबर 1 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि शामिल निसाब में जो है अशफाकुल्लाह खां के वालिद का नाम क्या था। तो दोस्तों, इनके अशफाकुल्लाह खां के वालिद का नाम शफीकुल्लाह खां था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 1 का। सवाल नंबर 2 में पूछा गया कि अशफाकुल्लाह खां की पैदाइश किस गांव में हुई। अशफाकुल्लाह खां जो हैं, जिनके वालिद का नाम शफीकुल्लाह खां है, तो उनकी पैदाइश यानी कि अशफाकुल्लाह खां की पैदाइश किस गांव में हुई, दर्ज करें। ऑप्शन ए शाहजहांपुर, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी रामपुर, ऑप्शन डी नवाबगंज। तो दोस्तों, सवाल नंबर 2 का हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है कि अशफाकुल्लाह खां की पैदाइश किस गांव में हुई थी। तो साथियों, अशफाकुल्लाह खां शाहजहांपुर में पैदा हुए थे। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 2 का। सवाल नंबर 3 में पूछा गया कि दर्ज झेल में मजहरुन निसा, दर्ज झेल में जो ये मजहरुन निसा है, अशफाकुल्लाह खां के क्या लगती थी। अशफाकुल्लाह खां के ये मजहरुन निसा जो हैं, ये क्या लगते थी मोहतरमा। ऑप्शन ए दादी, ऑप्शन बी वालिदा, ऑप्शन सी नानी, ऑप्शन डी बहन। तो साथियों, सवाल नंबर 3 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि अशफाकुल्लाह खां की क्या लगती थी ये मजहरुन निसा। तो दोस्तों, ये थी वालिदा थी अशफाकुल्लाह खां की। मजहरुन निसा जो हैं, ये वालिदा थी, ये अम्मी जान थी। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 3 का, क्योंकि ये वालिदा थी। सवाल नंबर 4 में पूछा गया कि दर्ज झेल में अशफाकुल्लाह खां की पैदाइश कब हुई, इंतखाब करें। ये अशफाकुल्लाह खां जो हैं, ये पैदा तो हुए थे दोस्तों शाहजहांपुर गांव में, लेकिन किस सन में पैदा हुए यहाँ पूछा गया। ऑप्शन ए 1902 ईस्वी, ऑप्शन बी 1899 ईस्वी, ऑप्शन सी 1900 ईस्वी, ऑप्शन डी 1905 ईस्वी। तो दोस्तों, सवाल नंबर 4 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज झेल में अशफाकुल्लाह खां की पैदाइश कब हुई थी। तो दोस्तों, इनकी पैदाइश सन 1900 में हुई थी। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 4 का। सवाल नंबर 5 में पूछा गया कि अशफाकुल्लाह खां किस उम्र में शेर व शायरी शुरू कर दी थी। यानी कि अशफाकुल्लाह खां जो हैं, ये किस उम्र में, इनकी उम्र कितनी रही थी कि शेर व शायरी शुरू कर दिए थे। ऑप्शन ए जवान होने पर, ऑप्शन बी शादी के बाद, ऑप्शन सी हालात बुजुर्गी में यानी कि बुढ़ापे में, ऑप्शन डी कम उम्री में। तो साथियों, सवाल नंबर 5 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि अशफाकुल्लाह खां किस उम्र में शेर व शायरी शुरू कर दी थी। तो वो दोस्तों कम उम्र ही में शेर व शायरी शुरू कर दिए थे। उनकी उम्र कम ही थी, इब्तदाई उम्र थी, तो वो शेर व शायरी करना शुरू कर दिए थे। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 5 का। सवाल नंबर 6 को देखते हैं। सवाल नंबर 6 में पूछा गया कि मरसिया में
کس کا ذکر ہوتا ہے قلم بند کریں. یہ مرثیہ جو ہے دوستوں اس میں کس کا ذکر ہوتا ہے, کس کا ذکر کیا جاتا ہے مرثیہ میں, تو قلم بند کریں. جیسے کہ حمد میں خدا کی تعریف بیان ہوتی ہے, اور نعت میں تو نعت میں نبی کی تعریف بیان ہوتی ہے, اور منقبت میں اولیاء اللہ بزرگان دین کی تعریف بیان ہوتی ہے. اسی طرح یہاں پر مرثیہ جو ہے دوستوں جو ہم پڑھتے آئے ہیں, مرثیہ, قصیدہ, غزل, نظم, داستان وغیرہ وغیرہ, افسانہ وغیرہ, تو اس میں پوچھا گیا کہ مرثیہ میں کس کا ذکر ہوتا ہے قلم بند کریں. آپشن اے مرنے والوں کا, آپشن بی زندوں کا ذکر ہوتا ہے, آپشن سی بڑوں کا ذکر ہوتا ہے, آپشن ڈی چھوٹوں کا ذکر ہوتا ہے. تو ساتھیوں سوال نمبر 6 کا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا کہ مرثیہ میں مرنے والوں کا ذکر ہوتا ہے. دوستوں مرثیہ پڑھا جاتا ہے جو انتقال کر جاتے ہیں, تو انہی کے بارے میں ان کی اچھائی بیان کی جاتی ہے کہ وہ ایسے تھے, وہ ایسے تھے, ان کو وہ بڑی سچے تھے, بڑی نیک تھے, بڑا ایمان والے تھے, ایماندار شخص تھے, وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے, تو ہمارا آپشن اے کریکٹ آنسر ہو جائے گا دوستوں سوال نمبر 6 کا. سوال نمبر 7 میں پوچھا گیا اشفاق اللہ خان کے والد کیا تھے, صحیح نشاندہی کریں. یہ اشفاق اللہ خان جو ہیں ان کے والد کیا تھے, مطلب کیا تھے, ماسٹر تھے, درجی تھے, کیا کچھ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ اشفاق اللہ خان کے والد کیا تھے, صحیح نشاندہی کریں. آپشن اے انسپیکٹر, آپشن بی فوجی, آپشن سی ڈاکٹر, آپشن ڈی ماسٹر. تو دوستوں سوال نمبر 7 کا جو پوچھا گیا کہ اشفاق اللہ خان کے والد کیا تھے, صحیح نشاندہی کریں, تو ان ناظرین سے ہم مخاطب ہو کے کہتا ہوں کہ جو حضرات 11th کلاس میں جو کہکشاں اول جو ہے اس کا آپ مطالعہ کیے ہوں گے, پڑھے ہوں گے, تو ضرور آپ کی نظروں سے گزری ہوگی یہ بات کہ اشفاق اللہ خان کے والد کیا تھے. اگر ذہن میں نہ ہو تو پھر بھی میں بتاتا چلوں کہ سوال نمبر 7 کا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا کہ اشفاق اللہ خان کے والد جو تھے وہ انسپیکٹر تھے, انسپیکٹرز کے پد پر تھے وہ. تو ہمارا آپشن اے کریکٹ آنسر ہو جائے گا دوستوں سوال نمبر 7 کا. سوال نمبر 8 میں پوچھا گیا کہ مین پوری ڈکیتی کیس کا برملا کب ہوا تھا, درج کریں. یہ کوئی برملا تھا دوستو, مین پوری ڈکیتی کیس کا برملا کب ہوا تھا, درج کریں. آپشن اے 1902 عیسوی, آپشن بی 1915 عیسوی, آپشن سی 1920 عیسوی, آپشن ڈی 1911 عیسوی. تو ساتھیوں سوال نمبر 8 کا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا کہ مین پوری ڈکیتی کا برملا, یعنی کہ مین پوری ڈکیتی کیس کا برملا جو ہے, اس کا افواہ جو ہے, اس کا مطلب کہ ماحول, اس کا دور جو کب ہوا تھا, درج کریں. تو دوستو یہ مین پوری ڈکیتی کیس کا برملا جو دوستو یہ 1911 عیسوی میں اٹھا تھا. تو ہمارا آپشن ڈی کریکٹ آنسر ہو جائے گا دوستو سوال نمبر 8 کا. سوال نمبر 9 میں پوچھا گیا, اور ہاں دوستو سوال نمبر 8 میں جو ہے کہ مین پوری ڈکیتی کیس, تو یہ دوستو جیسے فی الحال میں 2020 میں جو کرونا وائرس پھیلا تھا, تو اسی طرح مطلب یہ بھی کچھ ہوگا مین پوری ڈکیتی کیس, سمجھے. تو اسی وجہ سے پوچھ رہا ہے. تو آگے چل کے مستقبل میں آنے والے فیوچر میں ضرور اس 2020 کا بھی ذکر کیا جائے گا ایگزاموں میں, اور ذکر آیا بھی ہے کہ کرونا وائرس کب واقع ہوا تھا, کب آیا تھا, اس کی وبا کب پھیلی تھی, کس طرح میں پھیلی تھی. تو اسی طرح دوستو یہ مین پوری ڈکیتی کیس بھی اس کا برملا ہوا تھا جو کہ 1911 عیسوی میں ہوا تھا. تو ہمارا آپشن ڈی کریکٹ آنسر ہو جائے گا. سوال نمبر 9 میں پوچھا گیا کہ اسکول کی تعلیم کو کس جماعت کے بعد اشفاق اللہ نے خیر بات کہا, ہے نا. اسکول کی تعلیم کو ٹھیک ہے, کس جماعت کے بعد, کون سی جماعت میں رہے ہوں گے کہ اسکول کی تعلیم کو اشفاق اللہ خان نے خیر بات کیا, مطلب کہ بس وہیں تک چھوڑ دیے. آپشن اے 10ویں جماعت تک, آپشن بی 5ویں جماعت تک, آپشن سی 8ویں جماعت, آپشن ڈی 9ویں جماعت تک. تو ساتھیوں سوال نمبر 9 کا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا کہ اسکول کی تعلیم کو وہ 8ویں جماعت کے بعد, ہے نا, 8ویں جماعت کے بعد اشفاق اللہ خان ابن شفیق اللہ خان نے خیر بات کہا, یعنی کہ اب وہاں تک تعلیم حاصل کر کے ٹھپ کر دیے تھے, اس کے بعد وہ کسی اور چیز میں لگ گئے تھے. چلیے سوال نمبر 10 کو دیکھتے ہیں. سوال نمبر 10 میں پوچھا گیا کہ عالم کون سا لفظ ہے, صحیح قلم بند کریں. یہ عالم جو ہے دوستو یہ کون سا لفظ ہے, صحیح قلم بند کریں. آپشن اے مفعول ہے, آپشن بی مصدر ہے, آپشن سی فاعل ہے, آپشن ڈی فعل ہے. تو دوستو سوال نمبر 10 میں جو پوچھا گیا یہ عالم جو ہے یہ کون سا لفظ ہے, یہ مطلب گرامر سے پوچھا گیا دوستو, کہ گرامر کی طرف سے پوچھا جا رہا ہے کہ عالم کون سا لفظ ہے, صحیح قلم بند کریں. کیونکہ عالم جو ہے ایک تو
मतलब कुछ भाषा की ज़बान होती है ना, कि अरबी है, फ़ारसी है, उर्दू है, तो उस अंदाज़ में नहीं पूछा गया, बल्कि यहाँ पर ग्रामर के अंदाज में पूछा गया कि ये मफ़ऊल है या मस्दर है या फ़ाइल है या फ़ेल है। तो दोस्तों आलिम मतलब होता है जानने वाला, किसी चीज़ का जानने वाला, मतलब कि इल्म दीन का इल्म हासिल रखने वाला, है ना, दीन का जानने वाला। तो आलिम मतलब होता है जानने वाला। तो जानने वाला होता है क्या? फ़ाइल, करने वाला फ़ाइल, किसी का काम करने वाला, कोई काम करने वाला, मारने वाला, पीटने वाला, पढ़ाने वाला, और फिर किसी चीज़ का जानने वाला, ये क्या होते हैं? फ़ाइल होते हैं। तो हमारा फ़ाइल कौन से है? तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 10 का। सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में पूछा गया कि दर्ज झेल में बईद की ज़िद क्या होगी, मुंतखब करें। ये बईद जो है दोस्तों, इसकी ज़िद क्या होगी, इसकी अपोजिट क्या होगी, ठीक है, तो मुंतखब करें। ऑप्शन ए सईद, ऑप्शन बी करीब, ऑप्शन सी खौफ, ऑप्शन डी हकीर। तो साथियों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब नाज़रीन जो हैं, जो 11th क्लास में पढ़ रहे हैं वाकई, और अपने जैसे कि अपने तालीम से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और लाख जतन के साथ पढ़ रहे हैं और उर्दू से बड़ा दिलचस्पी रखते हैं, तो ज़रूर आपको इस सवाल का जवाब आता होगा। तो ज़रूर आप कमेंट में लिख दें कि सवाल नंबर 11 का ये ऑप्शन होगा, क्योंकि बईद की ज़िद क्या होती है दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है, ग्रामर से है। तो दोस्तों मैं बताता चलूँ कि बईद की ज़िद जो, तो बईद मतलब दूर होता है, तो दूर का ज़िद होता है करीब। तो हमारा बईद का नज़दीक, बईद का जो है ज़िद जो होगा वो करीब होगा। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 11 का। सवाल नंबर 12 को देखते हैं। सवाल नंबर 12, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में पूछा गया दोस्तों कि अशफाकुल्ला खां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे इनकलाबों में कब शामिल हुए। ये अशफाकुल्ला खां जो हैं पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे इनकलाबों में कब शामिल हुए। ऑप्शन ए 1910 ईस्वी, ऑप्शन बी 1911 ईस्वी, ऑप्शन सी 1912 ईस्वी, ऑप्शन डी 1920 ईस्वी। तो दोस्तों ये जब 8वीं जमात तक पढ़े थे स्कूल में और उसके बाद खैरबाद कहे थे, तो ये दोस्तों अशफाकुल्ला खां पंडित राम प्रसाद और बिस्मिल जैसे इनकलाबों में शामिल हुए थे, यानी कि क्लास छोड़कर इन्हीं इनकलाबों में शामिल हो गए थे, अपनी क्लास छोड़ दिए थे। तो चलिए दोस्तों बताते चलता हूँ मैं कि सवाल नंबर 12 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि अशफाकुल्ला खां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जैसे इनकलाबों में कब शामिल हुए थे। तो दोस्तों वो शामिल हुए थे 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में शामिल हुए थे। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 12 का। सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में पूछा गया कि अशफाकुल्ला खां में किसकी सोहबत से अशफाकुल्ला खां में किसकी सोहबत से वतन के लिए जानिसारी का जज्बा पैदा हुआ। अच्छा, यानी कि अशफाकुल्ला खां में ना जज्बा का मतलब कि वतन के लिए जानिसारी का जज्बा किसकी सोहबत से, मतलब उनके अंदर पैदा हुआ। ये सवाल में है कि अशफाकुल्ला खां में किसकी सोहबत इख्तियार किए, किसकी दोस्ती इख्तियार किए, किसके साथ रहे जिसमें वतन के लिए जानिसारी का जज्बा पैदा हुआ है। ऑप्शन ए दोस्तों की सोहबत से, ऑप्शन बी स्कूल से, ऑप्शन सी अपने मोहल्ले से, ऑप्शन डी इनकलाबियों की सोहबत से। तो साथियों सवाल नंबर 13 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि अशफाकुल्ला खां के दिल में जो है वतन के लिए जानिसारी का जज्बा ये इनकलाबियों की सोहबत से पैदा हुआ था। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 13 का। सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 में पूछा गया कि 1920 ईस्वी में एक खुफिया इनकलाब जमात थी, उसका नाम क्या था। यानी कि 1920 ईस्वी में एक खुफिया इनकलाब जमात थी, उसका नाम क्या था। ऑप्शन ए वाइस राय इनकलाब, ऑप्शन बी इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन, ऑप्शन बी भारत आज़ाद इनकलाब, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सवाल नंबर 14 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि 1920 ईस्वी में एक खुफिया इनकलाब जमात थी, उसका नाम जो था इंडियन रिपब्लिकन एसोसिएशन था। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 14 का। सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में पूछा गया जिस्म की जमा क्या होगी, मुंतखब करें, है ना। यहाँ जिस्म की जमा होगी इंतखाब करें लिखा हुआ है, लेकिन क्या होना चाहिए, क्योंकि सवाल है ना, सवाल में क्या लगता है इस्तिफहाम। तो दोस्तों यहाँ पूछा जा रहा है कि जिस्म की जमा क्या होगी, इंतखाब करें। ऑप्शन ए अजसाम, ऑप्शन बी जिस्म, ऑप्शन सी जिस्मानियत, ऑप्शन डी जिस्म। तो दोस्तों सवाल नंबर 15 का हमारा हकीकत वाला जो जमा होगा जिस्म की वो। सवाल नंबर 16।
सवाल नंबर 16 में पूछा गया कि मैं बाज़ार जाऊंगा। मैं बाज़ार जाऊंगा, ऐसे तो मैं जा चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मैं बाज़ार जाऊंगा, ये कौन सा फ़ेल है, मुंतखब करें, है ना। ये कौन सा फ़ेल है कि मैं बाज़ार जाऊंगा, ये कौन सा फ़ेल है, मुंतखब करें। ये सवाल ग्रामर से पूछे जा रहे हैं दोस्तों। ऑप्शन ए मुस्तकबिल, ऑप्शन बी माजी का है, ऑप्शन सी हाल, ऑप्शन डी फ़ेल अम्र। तो दोस्तों सवाल नंबर 16 में जो पूछा गया कि मैं बाज़ार जाऊंगा, ये कौन सा फ़ेल है। तो साथियों मैं बताता चलूँ कि ये जो जाऊंगा, ये फ्यूचर में जाऊंगा, मतलब कि कल, परसों, तरसों या एक हफ्ते बाद, यानी कि मैं जाऊंगा, अभी गया नहीं हूँ। तो हमारा ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि ये मुस्तकबिल में काम होने वाला है। बाज़ार जाने वाला जो है, मैं बाज़ार जाने वाला हूँ, तो ये मुस्तकबिल में, आने वाले फ्यूचर में, मैंने कल या परसों या तरसों, है ना। ये जो माजी है दोस्तों, ये माजी मतलब गुजर चुका, मैं मतलब गुजर चुका, जैसे हम चैप्टर 3 पढ़ चुके हैं, ये माजी हो गया, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन बी हो ही नहीं सकता। और ऑप्शन सी में जो है दोस्तों हाल, हाल मतलब जैसे कि अभी आप पढ़ रहे हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप इस क्लास की रीडिंग कर रहे हैं, अपने जहन में ये तमाम सवालों को ऐड कर रहे हैं, तो दोस्तों ये हाल है, क्योंकि अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं और चैप्टर को चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ रहे हैं, सवालों को अपने जहन में लगा रहे हैं, फिट कर रहे हैं कि कौन सा सवाल का, किस का सवाल का जवाब क्या होगा, तो ये हाल में हो रहा है, ठीक है। और ऑप्शन डी जो है ये फ़ेल अम्र है। तो फ़ेल अम्र मतलब जैसे फ़ेल अम्र किसी को हुक्म देना, ठीक है, कि जैसे हम कहते हैं ना कि आप इसी तरह चैप्टर वाइज चैप्टर एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें, तो इंशाल्लाह ज़रूर आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबरात से कामयाब होंगे। तो ये हुक्म हुआ कि आप अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा होएगा, है ना। या तो हुक्म ऐसे मान लीजिए कि अगर हम इस क्लास में हैं, पढ़ रहे हैं, उस्ताद ने कहा कि जाइए एक गिलास पानी लेकर आइए, कि ये हुक्म हुआ कि जाइए आप पानी लेकर आइए, तो ये फ़ेल अम्र में है। तो यहाँ पर ये सब तीनों चीज़ नहीं होंगे, बल्कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 16 का। सवाल नंबर 17, इसमें पूछा गया कि ताजमहल को किसने बनवाया, कलम बंद करें। ये ताजमहल जो है, इसको किसने बनवाया, ये बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। ऑप्शन ए बाबर ने, ऑप्शन बी मुमताज़ महल ने, ऑप्शन सी शाहजहाँ ने, ऑप्शन डी जहांगीर ने। तो साथियों सवाल नंबर 17 का मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबको आता होगा, आप सब नाज़रीन जो है, जो हजरात देख रहे हैं इस वीडियो को, आप सबको आता होगा कि ताजमहल को किसने बनवाया। तो चलिए साथियों मैं बताता चलूँ कि सवाल नंबर 17 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि ताजमहल को ये शाहजहाँ ने बनवाया था, है ना। शाहजहाँ ने बनवाया था, किसके लिए, ये मुमताज़ महल के लिए, है ना, मुमताज़ महल के लिए बनाया था। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर 17 का। सवाल नंबर 18, सवाल नंबर 18 में पूछा गया कि दर्ज बाला खुफिया इनकलाब का मकसद क्या था, दर्ज करें। ये दर्ज बाला खुफिया इनकलाब, है ना, जो ऊपर गुजर चुका था दोस्तों, जो ऊपर है ना गुजरा ना, इंडिया मतलब कि इंडिया रिपब्लिकन एसोसिएशन जो इनकलाब गुजरा था, तो उसी के बारे में कि दर्ज बाला, बाला मतलब ऊपर जो गुजर चुका है, दर्ज बाला खुफिया इनकलाब का मकसद क्या था, उनका मतलब क्या था, अंदर से मकसद क्या था। ऑप्शन ए हिंदुस्तान में एक सोसाइटी कायम किया जाए, ऑप्शन बी भारत में एक अस्पताल क़याम करना, ऑप्शन सी हिंदुस्तान में अच्छे कॉलेज का क़याम करना, ऑप्शन डी हिंदुस्तान में एक आज़ाद जमहूरियत का क़याम करना। तो साथ ही सवाल नंबर 18 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि दर्ज बाला खुफिया इनकलाब का जो मकसद था, तो दोस्तों उसका मकसद ये था कि हिंदुस्तान में एक आज़ाद जमहूरियत का क़याम हो, यानी कि एक आज़ाद जमहूरी जो है क़याम हो सके। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 18 का। सवाल नंबर 19 में पूछा गया कि सरकारी ख़जाने पर हमला किस सन में हुआ, दर्ज करें। ये सरकारी ख़जाना है जो दोस्तों, इस पर हमला हुआ था, तो वो किस सन में हुआ था। ऑप्शन ए 1928 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1925 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1920 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1915 ईस्वी में। तो साथियों सवाल नंबर 19 का हमारा करेक्ट आंसर होगा कि सरकारी ख़जाने पर हमला किस सन में हुआ था। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि 1925 ईस्वी चल रहा था जबकि सरकारी ख़जानों पर हमला हो गया था, ठीक है। तो चलिए साथियों सवाल नंबर 20 को देखते हैं। सवाल नंबर 20 में पूछा गया कि हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की तारीख़ में अशफाकुल्ला खां का शुमार किस सफ़ के मुजाहिदों में होता है। यानी कि हिंदुस्तान के जंगी आज़ादी की तारीख़ में, कि हिंदुस्तान में जितनी जंगें हुई उन तमाम आज़ादी की तारीख़ में जो होते हैं, जंग आज़ादी, हिंदुस्तान के आज़ाद करने वाली जो तारीख़ें हुई, जंगें हुई, उनमें जो अशफाकुल्ला खां का शुमार होता है किस सफ़ के मुजाहिदों में होता है। ऑप्शन ए सफ़े दौम, ऑप्शन बी
صف ثانی، آپشن سی صف اول، آپشن ڈی آخری صف میں۔ تو دوستوں صف مطلب جماعت ہوتا ہے۔ تو ساتھیوں سوال نمبر 20 کا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا کہ ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ میں اشفاق اللہ خان کا شمار صف اول میں شمار ہوتا ہے، صف اول کے مجاہدوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو ہمارا آپشن سی کریکٹ آنسر ہو جائے گا دوستوں سوال نمبر 20 کا۔ تو چلیے ساتھیوں، جو اب تک ناظرین سبسکرائب نہ کیے ہوں اور بیل آئیکن نہ پریس کیے ہوں، لائک نہ کیے ہوں، تو ان حضرات سے ضرور مؤدبانہ گزارش ہے کہ ضرور یہ سب کر دیں، بہتر ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ ہو سکے تو اپنے دوستوں احباب تک شیئر کر دیں تاکہ وہ بھی اس ویڈیو سے، اس فائدہ مند ویڈیو سے، اس چیپٹر سے اپنے علم میں اضافہ کر سکیں اور ایگزام میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ تو چلیے ساتھی، سوال نمبر 21 میں پوچھا گیا اشفاق اللہ خان کا نام کس وجہ سے صف اول کے مجاہدوں میں آتا ہے۔ یہاں پر بہت ہی اچھا سوال کیا گیا ہے کہ اشفاق اللہ خان کا نام کس وجہ سے صف اول کے مجاہدوں میں شمار ہوتا ہے۔ آپشن اے وطن کے جانثاری کی وجہ سے، آپشن بی سرکاری خزانے کی وجہ سے، ہے نا، سرکاری خزانے کی وجہ سے، آپشن سی انقلابیوں میں شامل ہونے کی وجہ سے، آپشن ڈی ان کے والد کی وجہ سے، یعنی کہ ان کے والد انسپیکٹر تھے اس کی وجہ سے۔ تو ساتھی سوال نمبر 21 کا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا۔ بہت ہی اہم سوال ہے دوستوں کہ اشفاق اللہ خان کا نام کس وجہ سے صف اول کے مجاہدوں میں شمار ہوتا ہے۔ تو دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سوال نمبر 21 کا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا کہ اشفاق اللہ خان جو ہیں وہ وطن کے لیے جانثار تھے، ٹھیک ہے، وطن کے لیے جانثاری وہ دکھائے، اپنے دل میں وطن کی جانثاری ان کے دل میں بھرا ہوا تھا، تو اسی کی بنا پر، اسی کی وجہ سے، جانثاری کی بنا پر ان کا شمار صف اول کے مجاہدوں میں ہوتا ہے۔ تو ہمارا آپشن اے کریکٹ آنسر ہو جائے گا دوستوں سوال نمبر 21 کا۔ سوال نمبر 22 میں پوچھا گیا کہ مدرس کی جمع کیا ہوگی، انتخاب کریں۔ یہ مدرس جو ہے دوستوں اس کی جمع کیا ہوگی، انتخاب کریں۔ آپشن اے مدرسین، آپشن بی مدارسین، آپشن سی مدرسوں، آپشن ڈی مدارس۔ تو ساتھیوں سوال نمبر 22 کا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا کہ مدرس کی جمع مدرسین ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مدرسین ہوتے ہیں جمع۔ تو ہمارا آپشن اے کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھیوں سوال نمبر 22 کا، کیونکہ جو مدارسین ہیں تو مدارسین نہیں ہوگا، مدارس جو ہے تو مدرسہ کی جمع ہے نا، مدرسوں جو ہیں تو مدرسوں ہیں تو مدرسے کی ہی جمع ہے مدرسوں، ٹھیک ہے۔ تو دوستوں یہ ٹمپریری مدرسہ کی جمع ہے مدرسوں، اور اصل جمع جو ہے مدرسہ کا یہ والا ہے مدارس۔ تو ہمارا آپشن اے کریکٹ آنسر ہو جائے گا ساتھیوں سوال نمبر 22 کا۔ سوال نمبر 23 میں پوچھا گیا کہ اشفاق اللہ خان کی عمر کتنی تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، اشفاق اللہ خان کی عمر کتنی تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ کم زائد ہے دوستوں تو اس کو کاٹ دیتے ہیں، ہے نا۔ تو ساتھیوں سوال نمبر 23 کا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا کہ اس میں پوچھا گیا کہ اشفاق اللہ خان کی عمر کتنی تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا۔ آپشن اے بڑے ہونے پر، آپشن بی پیدائش سے پہلے، آپشن سی 20 سال کی عمر میں، آپشن ڈی بچپنے میں۔ تو ساتھیوں سوال نمبر 23 کا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا کہ اشفاق اللہ خان کی عمر کتنی تھی کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ تو دوستوں ان کی بچپنے کی عمر تھی، وہ بچپنے کی حالت میں تھے، جبکہ ان کے والد شفیق اللہ خان جو ہیں، جو انسپیکٹر پد پر تھے، وہ انتقال ہو گئے تھے۔ تو ہمارا آپشن ڈی کریکٹ آنسر ہو جائے گا دوستوں سوال نمبر 23 کا۔ سوال نمبر 24 میں پوچھا گیا دوستوں کہ کتنی سال کی عمر میں اشفاق اللہ خان ملکی حالات کا جائزہ لینا شروع کیا تھا، یعنی کہ ملکی حالات کا، اگل بغل ارد گرد کے شہروں اور ملکی حالات کا جائزہ لینا شروع کیا تھا۔ ان کی عمر کتنی تھی، کن کی، اشفاق اللہ خان کی۔ آپشن اے 8-9 سال، آپشن بی 13-14 سال کی، آپشن سی 20-21 سال کی، آپشن ڈی 30 سال کی۔ تو ساتھیوں سوال نمبر 24 کا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا کہ کتنے سال کی عمر میں اشفاق اللہ خان ملکی حالات کا جائزہ لینا شروع کیا تھا۔ تو ساتھیوں ان کی عمر 13 یا 14 سال کی تھی۔ 13-14 سال کی ہی عمر میں یہ ملکی حالات کا اور اپنے ارد گرد نواحوں کا جائزہ لینا شروع کر دیا تھا۔ تو ہمارا آپشن بی کریکٹ آنسر ہو جائے گا دوستوں سوال نمبر 24 کا۔ تو چلیے ساتھی سوال نمبر آخری کو دیکھتے ہیں، یعنی کہ چیپٹر کی آخری سوال کو، ہے نا، چیپٹر کا آخری سوال کو۔ آپشن اے سوال نمبر 25 اس میں پوچھا گیا کہ اشفاق اللہ خان کس صوبے میں پیدا ہوئے، قلم بند کریں۔ اشفاق اللہ خان جو ہیں کس صوبے میں پیدا ہوئے۔ آپشن اے بہار میں، آپشن بی جھارکھنڈ میں، آپشن سی اتر پردیش میں، آپشن ڈی مہاراشٹر میں۔ تو ساتھیوں سوال نمبر 25 کا ہمارا کریکٹ آنسر ہوگا کہ اشفاق اللہ خان کس صوبے میں پیدا ہوئے۔ تو دوستوں یہ اتر پردیش میں پیدا ہوئے تھے۔ تو ہمارا آپشن سی
करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 25 का, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में पैदा हुए थे और शाहजहाँपुर नाम की वो बस्ती थी, वहीं पैदा हुए थे। तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सवाल नंबर 25 का। तो थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए और अपनी तैयारियों को मजबूत करने के लिए, क्योंकि जब आप अपनी तैयारियों को मजबूत करते हैं दोस्तों, तो हमें भी खुशी होती है कि आप बखूबी तरीके से आप उर्दू की तालीम ले रहे हैं, उर्दू का नॉलेज हासिल कर रहे हैं दोस्तों, और उर्दू सीख रहे हैं। इससे बढ़कर और क्या चीज़ है। तो चलिए साथियों, मैं उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आप सबके इल्म में मज़ीद इजाफा होती चले जाए और आप इसी तरह चैप्टर बाई चैप्टर अपने एग्ज़ाम की तैयारी बखूबी तरीके से करते रहें। और हर एग्ज़ाम में, ये 11th ही के एग्ज़ाम में नहीं बल्कि 11th 12th BA MA और जितने एग्ज़ाम आप आने वाले फ्यूचर में दें, उन तमाम एग्ज़ामों में उससे पहले एग्ज़ाम की तैयारी बखूबी के तरीके से करें और अच्छे नंबर से कामयाब हों। तो चलिए दोस्तों, और चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा कि जो अब तक हमारे सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दें, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सवाब जारिया के लिए दूसरे दोस्तों तक, दूसरे अहबाब तक, साथियों तक ज़रूर शेयर कर दें, ताकि आपके शेयर करने की वजह से सवाब जारिया होगा और वो भी इस वीडियो से मुफीद होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले चैप्टर में अगले सवालों के साथ और अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह।